आज का जो हमारा सेशन है वो है माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर के बारे में हम लोग एक एक करके जानेंगे, पूरे स्टेप को जानेंगे। आप जल्दी से इस सेशन को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए और इस सेशन को लाइक कर दीजिए। आज हम लोग माइक्रो प्रोसेसर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आप एक डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर बनना चाहते हैं या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर बनना चाहते हैं, इंटरव्यू के बेस से अगर देखेंगे तो माइक्रो प्रोसेसर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और माइक्रो प्रोसेसर रिलेटेड स्टफ जरूर पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है। तो इसलिए माइक्रो प्रोसेसर से का पूरा कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, ठीक है। तो डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर के लिए एक आप बोल सकते हैं ये हार्ट बीट है, ठीक है। ट्रबल शूटिंग के लिए भी हार्ट बीट है, ट्रबल शूटिंग में भी प्रॉब्लम आती है। तो माइक्रो प्रोसेसर के बारे में एक एक करके हम लोग जानेंगे। माइक्रो प्रोसेसर क्या है, इसके पॉइंट सबसे पहले आपको जानने हैं। माइक्रो प्रोसेसर में हमें पढ़ना क्या क्या है, ये देखिए, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है। जब आपको आपके काम का उद्देश्य मालूम हो जाता है ना, तब आपको कुछ भी करना इम्पॉसिबल नहीं होता है, पॉसिबल होता है। तो माइक्रो प्रोसेसर आपको सीखने के लिए, आपको जानने के लिए आपको क्या क्या मेन टॉपिक हैं, इसके क्या क्या टॉपिक हैं, क्या क्या पॉइंट है, ये सारी चीजें हैं, यहाँ देख लीजिए। तो यहाँ पे मैंने पॉइंट आउट कर रखा है, आप देख सकते हैं एक एक करके क्या क्या आपको जानना चाहिए। सबसे पहले व्हाट इज सीपीयू, मतलब माइक्रो प्रोसेसर का डेफिनेशन हो जाएगा यहाँ पे, राइट। और फंक्शन क्या है, कैसे काम करता है, प्रोसेसर के टाइप्स कौन कौन से हैं, कंपोनेंट कौन कौन से हैं, प्रोसेसर अगर बना है चलता है तो इसके कंपोनेंट कौन कौन से हैं। और इसके बाद यहाँ पे जनरेशन है, प्रोसेसर के जनरेशन, और कोर टेक्नोलॉजी क्या होती है प्रोसेसर में, हाइपर थ्रेडिंग क्या होती है, इंटरनल बसेस क्या होते हैं। ये सारे पॉइंट हमें एक एक करके जानने होंगे। आई मीन अगर आप प्रोसेसर जानना चाहते हैं तो ये सभी पॉइंट आपको आना चाहिए। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पुटअप करता है प्रोसेसर से रिलेटेड, माइक्रो प्रोसेसर से रिलेटेड, तो आपसे इन्हीं में से कोई क्वेश्चन करेगा। आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट कर सकते हैं। चलिए एक एक करके हम लोग जानते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे प्रोसेसर क्या है, ठीक है। मैं अपने ये देखिए, दो प्रोसेसर होते हैं, दो इनके मेन ब्रांड है, AMD और इंटेल। और यहाँ पे पॉइंट मैंने बता दिया। यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर है क्या, अ माइक्रो प्रोसेसर इज अ मल्टीपर्पज programmable logic device that read binary instruction from storage device called memory, accept binary data as input and process data according to the instruction and provide result as output। मतलब क्या होता है यहाँ पे, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है आपको जानना है। एक्चुअली माइक्रो प्रोसेसर जो होता है ना, माइक्रो प्रोसेसर के लिए इनपुट डिवाइस हमारा कीबोर्ड और माउस नहीं होता है, ठीक है। जब हम कीबोर्ड और माउस से कोई इंस्ट्रक्शन हम फीड करते हैं कंप्यूटर में, तो वो डायरेक्ट प्रोसेसर को नहीं जाता है, ठीक है, वो मेन मेमोरी में जाता है, ठीक है। और मेन मेमोरी से प्रोसेसर की कांटेक्ट होती है, ठीक है। डायरेक्ट इनपुट डिवाइस जो हमारे होते हैं, जो नॉर्मल इनपुट डिवाइस, यूजुअल इनपुट डिवाइस होते हैं, उनसे प्रोसेसर की कोई कम्युनिकेशन नहीं होती है। तो यहाँ प्रोसेसर इनपुट, प्रोसेसर के लिए इनपुट डिवाइस क्या है, मेमोरी। यहाँ पे देखिए, ओके। अभी ये स्ट्रक्चर में आपको एक डायग्राम के माध्यम से समझाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। इट इज नॉन एज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। प्रोसेसर को हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं, राइट। इट इज फर्स्ट प्रायोरिटी टू रन मशीन।
इट इज अ चिप बेस्ड स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर, मतलब प्रोसेसर जो है ना ये ट्रांजिस्टर से मिलके बना है, बहुत ग्रुप ऑफ ट्रांजिस्टर्स हैं, ट्रांजिस्टर से ही मिलकर बना है। और जो जनरेशन हमारे होते हैं, जो जनरेशन का गैप होता है, जो जनरेशन चेंज होते हैं प्रोसेसर के बीच में, कहते हैं 7th जनरेशन है, 8th जनरेशन का प्रोसेसर है, ये जनरेशन में डिफरेंसेस होते क्या है, एक्चुअली यही ट्रांजिस्टर से होते हैं। ट्रांजिस्टर्स, ये नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स इंक्रीज कर दिया जाता है, तो हम कहते हैं नया जनरेशन हो गया है। ठीक है, रिसीव द इनकमिंग इंस्ट्रक्शन एज इनपुट फ्रॉम मेमोरी, मतलब प्रोसेसर के लिए इनपुट क्या है, मेमोरी है, रैम जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, इट रेस्पॉन्सिबल फॉर स्पीड एंड कैपेसिटी टू एग्जीक्यूट टास्क इन कंप्यूटर सिस्टम, है ना। ये रेस्पॉन्सिबल क्या है, फास्ट करने के लिए, और कैपेसिटी, किस कैपेसिटी लेवल का वर्क फंक्शन करना है उसके लिए। राइट, प्रोसेसर के दो आर्किटेक्ट हैं, जो हमारे प्रोसेसर हैं इनके दो आर्किटेक्ट हैं, एक 32 बिट का होता है और एक 64 बिट का प्रोसेसर है। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे 32 बिट प्रोसेसर और 64 बिट प्रोसेसर में अंतर क्या है। स्टार्टिंग जो प्रोसेसिंग का था ये 16 बिट का प्रोसेसर, और 32 बिट का मतलब क्या होता है, आप ये समझो कि जो इनपुट से हम डेटा फीड करते हैं अपने कीबोर्ड में, अगर कोई की प्रेस करते हो आप, कीबोर्ड में ए फॉर एप्पल आपने प्रेस किया, तो जो ए फॉर एप्पल होता है ये 8 बिट का सिग्नल निकलता है, यहां से 8 इलेक्ट्रिक सिग्नल निकलता है, तो 8 बिट की बाइनरी आप बोलेंगे। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया, एक लेटर जो है 8 बिट सिग्नल दे रहा है। तो अगर 32 बिट का प्रोसेसर है तो एक समय में 4 लेटर आप टाइप करेंगे तब भी उसको एग्जीक्यूट करेगा, उसको समझेगा वो। ठीक है, अगर 64 बिट का प्रोसेसर है तो एक समय में, क्योंकि 8 बिट का एक लेटर है, तो मतलब 8 लेटर एक समय, कितना भी फास्ट आप टाइपिंग करेंगे, कितना फास्ट टास्क आप करेंगे, कोई भी फंक्शन आप करेंगे, तो आपका प्रोसेसर हैंग नहीं होगा, कंप्यूटर हैंग नहीं होगा। पहले के कंप्यूटर में क्या होते थे, जब हम कई टास्क एक समय में कर देते थे तो माइक्रो प्रोसेसर कंफ्यूज हो जाता था और वहां पे प्रोसेस होने लगता था, हैंग हो जाता था मशीन। ठीक है, अभी ये इसकी प्रोसेसिंग फास्ट हो गई क्योंकि ये 64 बिट का प्रोसेसर है। ठीक है, ये पॉइंट आपको जानना है यहां पे। फंक्शंस ऑफ प्रोसेसर, प्रोसेसर का फंक्शन क्या होता है। ठीक है, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, प्रोसेसर का फंक्शन जो होता है, एक सिंपल भाषा में पहले मैं समझाता हूं प्रोसेसिंग कैसे होती है। 3 वर्ड आपको याद रखना है, फैच, डिकोड एंड एग्जीक्यूट। फैच मतलब एक्सेप्ट करना, कोई चीज लेना, डिकोड मतलब कन्वर्ट करना, एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, क्योंकि जो हमारा प्रोसेसर होता है, जो प्रोसेसिंग कंप्यूटर के अंदर होती है वो बाइनरी में होती है, मतलब मशीन लेवल में होती है। ठीक है, और जो हम लोग टाइप करते हैं, हम लोग जो काम करते हैं वो सॉरी हम लोग जो काम करते हैं वो एनालॉग या डेसिमल में करते हैं। ठीक है, लैंग्वेज जो होता है, हम लोग जो काम करते हैं हाई लेवल में होता है, मशीन जो होती है लो लेवल में काम करती है। तो ये कन्वर्जन का काम, उसको हम क्या बोलते हैं, डिकोड बोलते हैं। और उसके बाद क्या होता है, एग्जीक्यूट, मतलब प्रोसेसिंग। सॉरी, देखिए मेरी तबीयत सही है नहीं, ठीक है, इसीलिए मैं रेगुलर बेसिस पे ये जो सेशन हमने लॉन्च किया है डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर, ये कंटिन्यू हो नहीं पा रहा है। आप लोग पैसेंस बना के रखिए, ये सेशन पूरा होना ही है, ये रुकेगा नहीं। थोड़ा सा डिले जरूर हो रहा है मेरे हेल्थ की वजह से, जैसे मैं सही होता हूँ ये कंटिन्यू रेगुलर बेसिस पे हो जाएगा। ठीक है, आप सेशन को लाइक नहीं करते हैं, लाइक कर दिया करिए। ठीक है,
लाइक करने से क्या होता है, हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें लगता है कि हाँ आप समझ रहे हैं, हमसे कुछ सीख रहे हैं और आपको बेनिफिट हो रहा है इससे, ठीक है। तो आप इसे लाइक कर दिया करिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर किया करिए, शेयर उन्हीं को किया करिए जिनको यूजफुल हो, ठीक है। ओके, तो अब यहां पे समझने की कोशिश करिए आप, ये जो प्रोसेसरिंग है, यहां देखिए इनपुट से आपसे देखो, यहां से डायरेक्ट यहां क्या है, सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है, सेकेंडरी स्टोरेज है, यहाँ पे मेमोरी यूनिट है। अब मेमोरी यूनिट में क्या होता है, इस डायग्राम में थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हैं। ये मेमोरी यूनिट एक्चुअली क्या होती है। अब मेमोरी यूनिट को मैं अपने लेवल से एक डायग्राम बनाता हूँ, दूसरा डायग्राम बनाता हूँ, इससे आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा यहाँ पे। तो मैं इस स्ट्रक्चर को कुछ ऐसा बनाता हूँ, देखिए यहां पे होती है ALU, ये इसके कंपोनेंट है माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। और यहां पे होता है CU, और इसका काम जानते ही होंगे क्या है, इसका काम क्या होता है मैं बता दूं। ALU का पूरा नाम होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और ये है क्या, माइक्रो प्रोसेसर का एक कंपोनेंट है, ठीक है, एक पार्ट है। और दूसरा क्या है, कंट्रोल यूनिट, CU कंट्रोल यूनिट। अब ये करता क्या है, ALU का काम क्या होता है, ये कैलकुलेशन करता है, ये लॉजिकल कैलकुलेशन एंड अर्थमेटिकल कैलकुलेशन करता है, जैसे प्लस माइनस, मल्टीप्लाइकेशन, राइट, एडिशन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन, सबट्रैक्शन, ये सारा काम करता है, ठीक है। जोड़ घटाना गुना भाग इसका काम करता है, सब कौन करता है, ALU। कंट्रोल यूनिट क्या होता है, हमारे पूरे सिस्टम की कंट्रोलिंग करता है, मतलब एक मैनेजमेंट सिस्टम है, एक मैनेजर का काम करता है कि जो प्रोसेसिंग है या इनपुट से लेना है, कहाँ पे भेजना है, कहाँ प्रोसेस कराना है, ये सारा टास्क किसका होता है, कंट्रोल यूनिट का होता है, ठीक है। ओके, अब इसके बाद यहाँ पे रजिस्टर सेट होते हैं। ये रजिस्टर सेट कौन कौन होते हैं, IR रजिस्टर होता है सॉरी, राइट, AR रजिस्टर होता है, MSC रजिस्टर, बहुत सारे रजिस्टर सेट होते हैं, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, ओके, एक्यूमुलेटर रजिस्टर, बहुत सारे रजिस्टर सेट होते हैं, इनका एक ग्रुप है। यहां पर जो होता है ना, यहां पे हमारा होता है मेन मेमोरी, यहां पे होता है मेन मेमोरी। मेन मेमोरी बोले तो रैम, ठीक है, यहां पे होती है मेन मेमोरी, हम बोल सकते हैं मेन मेमोरी। और अब होता क्या है, जो हमारी प्रोसेसिंग, यहां से देखिए, और सेकेंडरी मेमोरी कहीं पे इधर है, यहां पे कोई सेकेंडरी मेमोरी आपकी, ठीक है, यस एम हम लिख रहे हैं सेकेंडरी मेमोरी। इस वाले पोर्शन को हम मेमोरी यूनिट बोलते हैं, इस वाले पोर्शन को हम मेमोरी यूनिट बोलते हैं। और यहीं पे बीच में कैच मेमोरी भी होती है, कैच मेमोरी, ओके। तो अब कहेंगे ये प्रोसेसर के अंदर तो नहीं है, यस, प्रोसेसर के अंदर नहीं है, रैम प्रोसेसर के अंदर तो है नहीं, रैम तो सेपरेट है, लेकिन प्रोसेसिंग जो है ये मिल के होता है ऐसे, इसीलिए इसको हम मेमोरी यूनिट के नाम से जानते हैं। अब प्रोसेसिंग पूरे को हम एक प्रोसेसिंग सिस्टम बोल देते हैं, इसीलिए ऐसे। तो आप डायग्राम जो देखे थे वहां पे इसीलिए दिया गया था, इसका नाम क्या, मेमोरी, है ना, मेमोरी यूनिट। क्योंकि जो भी इनपुट आप यहां से करते हो, जो भी आप इन कराते हैं यहां से, वो यहां से आता है स्टोरेज को, मतलब ये मेन मेमोरी को, ये प्रोसेसर को भेजता है यहाँ डायरेक्ट, इसे प्रोसेसर से कांटेक्ट होता है ALU से। ALU को जाने के लिए क्या है, यहाँ पे रजिस्टर सेट है, ये क्या करते हैं, होल्ड करते हैं इंफॉर्मेशन को, ठीक है। क्योंकि ALU क्या करेगा, ये कैलकुलेट करेगा। मान लीजिए यहां से हमने 2 + 2 लिखा, 2 + 2 लिखा, 2 + 3 लिखा, ये आया, यहां से भेज दिया। अब ये कैलकुलेट करा, तब तक दूसरा इंस्ट्रक्शन आ गया। अब ये तब तक क्या करेगा, ये
ये रजिस्टर सेट क्या करेंगे, होल्ड करेंगे इसको जब तक ये कैलकुलेशन हो रहा हो। जब कैलकुलेशन एक बार ओवर हो जाएगा तब ये फिर से फॉरवर्ड करेगा। तो सॉरी, रैम और प्रोसेसर के बीच में बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन होता है, मतलब हर सेकेंड नंबर ऑफ कैलकुलेशन, नंबर ऑफ ओके ना ट्रांजैक्शन ये होता है, आपस में कम्युनिकेशन होता रहता है इसमें। इसीलिए माइक्रो जब हम इनपुट कोई करते हैं वो डायरेक्ट हमारे एलयू को नहीं जाएगा, कैलकुलेशन नहीं जाएगा, वो कहाँ से, मेन मेमोरी से जाएगा इधर। अब क्वेश्चन आता है सेकेंडरी मेमोरी का रोल यहाँ पे। सेकेंडरी मेमोरी मतलब क्या है, हमारा हार्ड डिस्क ड्राइव, हमारा विंडो वगैरह सब कुछ हार्ड डिस्क ड्राइव में। जब कंप्यूटर को हम ऑन करते हैं ना, इसीलिए क्या होता है सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में लोड होता है। किसमें, मेन मेमोरी, मतलब रैम में डेटा लोड होता है, उसके बाद ही हमें डिस्प्ले मिलता है, उसके बाद ही प्रोसेसिंग शुरू होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इंटरलिंक है बिटवीन किसके बीच में है, रैम एंड प्रोसेसर के बीच में। तो इसीलिए ये डायग्राम में जो हमने बताने की कोशिश की है यहाँ पे देखिए ये, इसीलिए इसको लिखा गया क्या, मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट के अंदर ही हमारा मेन मेमोरी है, मतलब प्राइमरी मेमोरी भी है इसमें। ठीक है, तो सेकेंडरी मेमोरी से कोई इंफॉर्मेशन यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, फिर ये कंट्रोल कर रहा है, फिर ये आउटपुट भेजेगा। समझे ना, ऐसे इस टाइप से हमारी प्रोसेसिंग होती है। कोई डाउट है तो आप हमसे चैट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आप बोर मत होइए। देखिए प्रोसेसर थोड़ा सा लेंदी है और बोरिंग है, तो बोर नहीं होना है। आप जब समझने की कोशिश करेंगे तो बोर नहीं होंगे, ठीक है, और अगर इसको बोर बनाएंगे तो बोर हो जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा ये कॉन्सेप्ट। अब क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि ये जो प्रोसेसिंग होती है ना, जो इनपुट से डेटा जाता है, ये प्रोसेसर डायरेक्ट नहीं समझता है, ये हमारी भाषा को नहीं समझता, 2+3 को नहीं समझता प्रोसेसर क्या जानता है, केवल मशीन लेवल लैंग्वेज जानता है, जिसको हम बाइनरी लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, तो अगर बाइनरी लेवल लैंग्वेज आपको आता होगा, मुझे लगता है बाइनरी, हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करना बड़ा इजी है, आप उसको कन्वर्ट करके देख सकते हैं। ठीक है, एंड ऑफ सेशन में मैं देखता हूं, आपको बताने की कोशिश करूंगा। इसके बाद देखिए प्रोसेसिंग का फंक्शन कैसे होता है, कैसे ये काम करता है। देखिए द प्रोसेसर फर्स्ट फैच, मैंने बोला आपको 3 वर्ड याद रखना है, क्या क्या, फैच, डिकोड एंड एग्जीक्यूट। मेरी वॉइस आपको क्लियर है? ठीक है, प्रोसेसर क्या करता है, प्रोसेसर यहां पे देखिए, प्रोसेसर फर्स्ट फैच इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेन मेमोरी, इंस्ट्रक्शन देन डिकोड। मैंने बोला ना क्या, फैच, डिकोड एंड देन एग्जीक्यूट। ठीक है, यहां पे एग्जीक्यूट करेगा, यहां पे फैच कर रहा है, यहां पे डिकोड कर रहा है, देन हमें इसको इंस्ट्रक्शन को डिकोड कर एग्जीक्यूट कर दे रहा है। फैच मतलब एक्सेप्ट करना, और डिकोड मतलब क्या, ट्रांसलेट कर देना, और एग्जीक्यूट मतलब प्रोसेस कर देना। ठीक है, तो इस तरह से फंक्शन करता है। अब हिस्ट्री की बात करेंगे, अगर हम प्रोसेसर के हिस्ट्री की, तो वो सबसे पहला जो प्रोसेसर स्टार्ट हुआ था, जो फर्स्ट प्रोसेसर हमारा स्टार्ट हुआ था, वो क्या था देख लीजिए, ये इंटेल का फर्स्ट प्रोसेसर इंटेल 4004 ये था। ठीक है, ये फर्स्ट प्रोसेसर था, और AMD का फर्स्ट प्रोसेसर ये था, AMD 9300। अगर लेटेस्ट प्रोसेसर देखेंगे, इंटेल का लेटेस्ट प्रोसेसर आपको i9 मिलेगा, i9 का 10th नहीं, अभी 12th जनरेशन मिल जाएगा, और AMD का राइजन प्रोसेसर आपको मिलेगा। ठीक है, ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, ये ओल्डेस्ट टेक्नोलॉजी है। ठीक है,
अब इसके जनरेशन के बारे में थोड़ा सा जानिए। मेन प्रोसेसर किससे बना है? नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर से, है ना। तो फर्स्ट जनरेशन का जो प्रोसेसर था बिटवीन 71-78 के बीच में, और इनका ये 16 बिट का प्रोसेसर हुआ करता था। अबाउट 50,000 ट्रांजिस्टर इसमें लगे थे, ठीक है। सेकेंड जनरेशन के प्रोसेसर में 32 बिट का प्रोसेसर आया और इसमें भी 50,000 ट्रांजिस्टर लगे थे। थर्ड जनरेशन के प्रोसेसर में 1 लाख से ज्यादा ट्रांजिस्टर आ गए, ठीक है। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर जो 1990 सेंचुरी में ये था, बहुत पॉपुलर हो गया, यहां से यहीं से पॉपुलैरिटी हो गई प्रोसेसिंग की, ठीक है। और इसमें जो है हमारा मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर आ गया, 1 मिलियन उससे अधिक ट्रांजिस्टर आ गया, और ये 64 बिट का आर्किटेक्ट प्रोसेसर आ गया इसमें, ठीक है, फोर्थ जनरेशन। और इसी के बाद जनरेशन अभी जनरेशन 5th जनरेशन चल रहा है, 6th जनरेशन, 7th जनरेशन, 8th जनरेशन, 9th जनरेशन, 10, 11, 12th जनरेशन तक भी चल रहा है, ठीक है। तो अभी आप लेने जाएंगे, जनरेशन बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता नहीं है, अगर रियलिटी देखोगे तो जनरेशन बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करता। फिर भी अगर जनरेशन के नाम पे कंपनी आपसे बहुत ज़्यादा पैसे ले लेती हैं, ठीक है। आप i3 में जाएंगे, i3 का लैपटॉप लेंगे, अब दुकानदार बोलेगा ये 4th जनरेशन का है। फिर 1 महीने के बाद जाएंगे, i3 में आपको कहेगा ये 8th जनरेशन का है, और उससे 5,000 रुपया ज़्यादा ले लेगा। तो जनरेशन के नाम पे टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा कोई बदलाव नहीं है, बस ट्रांजिस्टर की संख्या ज़्यादा है, और इस ट्रांजिस्टर के ज़्यादा होने से प्रोसेसिंग, ऑफकोर्स प्रोसेसिंग थोड़ा सा फास्ट जरूर रहेगा, ठीक है, लेकिन काम तो आपका तब भी चल रहा था, ठीक है। इसके बाद ये प्रोसेसर का सॉकेट है जहाँ पे प्रोसेसर हम लगाते हैं, इसमें इसको हम बोलते हैं PGA, है ना, पिन ग्रिड एरे। ये हमारे प्रोसेसर के सॉकेट हैं, अलग अलग सॉकेट है, देखिए इंटेल के सॉकेट हैं, AMD के सॉकेट है। 2 ही प्रोसेसर है मार्केट में, या तो इंटेल है या तो AMD है, ठीक है। इंटेल का देखिए LGA था, PGA पिन ग्रिड एरे, ओके, और ये PPGA, और यहाँ पे देखिए ये सभी है, और यहाँ पे AMD के और टेस्ट में ये i3, i5 एंड i7 के लिए है ना। और PGA पुराने प्रोसेसर के लिए था, Pentium 4, Pentium 3, ये सब प्रोसेसर के लिए था। उसी प्रकार यहाँ देखेंगे आप सॉकेट, इसका AMD का अलग अलग सॉकेट साइज है, देखिए। तो ये सब है, हिस्ट्री है। और अब हम बात करते हैं यहाँ पे कुछ और पॉइंट के बारे में, हम अपने पॉइंट पे आते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इनमें क्या क्या हम लोग छोड़ रखे हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अभी हम लोगों ने बात किया क्या, व्हाट इज CPU, इसके बारे में आपको मालूम चला। फंक्शन कैसे काम करता है CPU, इसके बारे में मालूम चला। टाइप्स कौन कौन से मालूम है, AMD और इंटेल इसके टाइप्स हैं। और कंपोनेंट इसके क्या क्या है, यहाँ देखिए ALU, CU, MU। ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट स्ट्रक्चर, फिर कैच मेमोरी, रैम एंड प्रोसेसर के बीच में बैलेंस करता है कैच मेमोरी। फिर रजिस्टर सेट, IR रजिस्टर, AR रजिस्टर, राइट, MA रजिस्टर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, एक्यूमुलेटर रजिस्टर एंड इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, ये सभी रजिस्टर सेट है। जनरेशन मैंने दिखाया CPU के जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन से लेकर 10th जनरेशन प्रोसेसर आपको अवेलेबल है, राइट। अब इसके बाद हम बात करते हैं कोर टेक्नोलॉजी। CPU में कोर टेक्नोलॉजी के नाम पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है। अब ये कोर टेक्नोलॉजी क्या होती है, ठीक है। कोर टेक्नोलॉजी के बारे में हम लोग बात करते हैं। जैसे जैसे जनरेशन ही आगे बढ़ा प्रोसेसर, अगर इसके हम हिस्ट्री के बारे में जाएंगे तो सबसे पहला प्रोसेसर जनरेशन आप देखिए 4004, उसके बाद जो है 80246, 80346, 80486, देन पेंटियम टेक्नोलॉजी आया। और पेंटियम टेक्नोलॉजी जब आया
ये बड़ा पॉपुलर था पेंटियम टेक्नोलॉजी, जिसमें पेंटियम 1, पेंटियम 2 एंड पेंटियम 3। फिर पेंटियम 4 आया, बहुत ज़्यादा पॉपुलर था पेंटियम 4। पेंटियम 4 में बहुत सारे इसके क्लॉक रेट होते, बहुत सारे स्पीड थे, 2.0 गीगाहर्ट्ज, 2.4 गीगाहर्ट्ज, 2.6 गीगाहर्ट्ज, ये सभी थे। ये सभी हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करिए। 2002 में इंटेल ने ड्यूल कोर ड्यूल कोर प्रोसेसर लाया। ठीक है, ड्यूल कोर मतलब क्या होता है, कोर टेक्नोलॉजी मतलब क्या होती है। पहले ये था कि एक मदरबोर्ड पर, पहले क्या था, एक मदरबोर्ड है और एक मदरबोर्ड पर एक प्रोसेसर का सॉकेट रहेगा और एक प्रोसेसर सॉकेट में एक माइक्रो प्रोसेसर फिजिकली लगेगा। फिजिकल प्रोसेसर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या है, इससे क्या होगा कि एक सिंगल टास्किंग काम होगा, सिंगल प्रोसेसिंग काम करेगा ये। ठीक है, फिर डिमांड होने लगा कि एक समय में मल्टीटास्किंग चाहिए, मल्टीटास्किंग का काम करना है। तो फिर इंटेल ने क्या किया, इस स्ट्रक्चर को चेंज किया, मदरबोर्ड के स्ट्रक्चर को चेंज किया। क्या किया, इस मदरबोर्ड पे एक और सॉकेट बना दिया। तो एक ही मदरबोर्ड पे दो फिजिकल प्रोसेसर हम लोग लगा पाते थे। समझने की कोशिश करना। तो इससे क्या हुआ, लोगों का तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, मतलब प्रोसेसिंग फास्ट हो गई और मल्टीटास्किंग आप करने लगे। जहां पे हम एक टास्क कर रहे थे वहां पे डबल काम करने लगे। ठीक है, मल्टीटास्किंग होने लगा। बट प्रॉब्लम क्या हुआ, ये सिस्टम का कॉस्टिंग बढ़ गया, क्योंकि जहां पे आप एक प्रोसेसर लगा रहे थे वहां दो फिजिकल प्रोसेसर लगाते हो। और जैसा कि आपको मालूम है, अगर हमारे कंप्यूटर सिस्टम में सबसे एक्सपेंसिव पार्ट अगर कोई होता है तो वो माइक्रो प्रोसेसर होता है। ठीक है, तो इसलिए हमारा बजट क्या हो गया, बजट डिस्टर्ब हो। पता है, जब हम इंटरव्यू अटेंड करते हैं ना, कोई जॉब के लिए जब आप इंटरव्यू अटेंड करते हैं, तब उस समय याद आती है कि कभी हम पढ़ रहे थे, उस समय बोर हो रहे थे। चलिए ठीक है, एनीवे हमें तो सेशन इसको एंड करना है। ठीक है, हमें तो सेशन एंड करना ही है, हम तो करेंगे अपना काम। आप लोग अगर आराम कर रहे हैं, अगर इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं तो आपकी मर्जी है, लेकिन जब आपको पढ़ना होता है उस समय आप ध्यान नहीं देते हो। जिस दिन आप इंटरव्यू अटेंड करते हो या जिस दिन आपसे कोई पूछता है, उस दिन आपको याद आता है कि काश हम सही से इसको कर लिए होते। ठीक है, चलिए, तो मैं क्या बता रहा हूं कि फिजिकल इसे प्रोसेसिंग हमारी क्या हो गई, फास्ट हो गई। ठीक है, फिर क्या हुआ, एक्सपेंसिव हो गया। फिर इंटेल ने क्या किया, इंटेल ने इस स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया और इंटेल ने क्या किया, कहा कि हम फिजिकल प्रोसेसर के बजाय हम लॉजिकल प्रोसेसर बनाएंगे। ठीक है, तो उसने लॉन्च किया 2002 में ड्यूल कोर प्रोसेसर लॉन्च किया। तो पहला जो कोर टेक्नोलॉजी था वो था ड्यूल कोर। ड्यूल कोर में क्या था, एक प्रोसेसर के अंदर ड्यूल कोर प्रोसेसर था, मतलब दो प्रोसेसर काम करता था। एक प्रोसेसर के अंदर दो प्रोसेसर, इसको हम क्या बोलते हैं, ड्यूल कोर प्रोसेसर बोलते हैं। ओके, एक प्रोसेसर के अंदर दो प्रोसेसर काम करता है, इसको हम ड्यूल कोर बोलते हैं। उसके बाद ये बहुत ज्यादा डिमांडिंग में था, एक सक्सेसफुली हो गया। इसका बेनिफिट क्या हुआ, लोगों को बेनिफिट हुआ कि इनको मल्टीटास्किंग भी मिल गया और एक्सपेंस भी कम हो गया, है ना। जहां हम दो फिजिकल प्रोसेसर लगा रहे थे वहां पे सिंगल प्रोसेसर में काम हो गया, क्योंकि इंटरनली वो काम करेगा। मतलब मदरबोर्ड पे आपको एक ही प्रोसेसर दिखेगा, मदरबोर्ड के ऊपर आपको एक ही फिजिकल प्रोसेसर दिखेगा, बट इसके अंदर में दो प्रोसेसर काम कर रहा होगा। ठीक है, इसको हम ड्यूल कोर बोलते हैं। फिर ऐसे कोड प्रोसेसर आया,
कोड कोर प्रोसेसर में क्या आया, एक प्रोसेसर के अंदर 4 प्रोसेसर, एक प्रोसेसर के अंदर 4 प्रोसेसर, 4 लॉजिकल प्रोसेसर। ये दिखेगा नहीं आपको, आपको प्रोसेसर ऐसे ही रहेगा स्ट्रक्चर, बट इंटरनली आपको 4 टास्किंग करने के लिए अलाउ करेगा ये, ठीक है, मल्टीटास्किंग के लिए। तो इसको हम क्या दिए, कोड कोर। फिर इसके बाद आया ऑक्टा कोड। ऑक्टा कोड प्रोसेसर में क्या है, एक प्रोसेसर के अंदर 8 कोर प्रोसेसर आया, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्टा कोर। नाम अलग अलग है इसका, ठीक है। अभी तो नंबर ऑफ कोर मल्टी कोर प्रोसेसर है। अभी आप देखेंगे किसी किसी लैपटॉप में आप देखेंगे 6 कोर प्रोसेसर है, किसी में 4 कोर प्रोसेसर है, किसी में 8 कोर प्रोसेसर है। समझे, ये डिपेंड करता है उस कंपनी के स्ट्रक्चर पे कैसा बना रहे हैं, ठीक है। तो ये 2000 है ना, 2002 में ये टेक्नोलॉजी लॉन्च हुआ, लेकिन ये आया था 2010 में, ठीक है। 2010 में ये टेक्नोलॉजी आया था, ठीक है, मार्केट में। और उसके बाद जो है, अगर इसको हम देखेंगे इसके टेक्नोलॉजी को, तो ये कैसे रिप्रेजेंट करता है। कुछ लोग ये जानते हैं कि कोर आई, यहाँ पे टेक्नोलॉजी जो हमारी क्या है, कोर i3, कोर i3, कोर i5। ये गलत फहमी होती है कुछ लोगों को, क्या कि कोर i5, कोर i7 मतलब कोर i3 में 3 कोर है। नहीं, ऐसा नहीं होता है, ये टेक्नोलॉजी है। 3 चीजें होती है यहाँ पे कंफ्यूजन। देखिए, एक तो कोर, कितने नंबर ऑफ कोर हैं, एक होता है कोर i3, कोर i5, ये टेक्नोलॉजी होती है, और एक होता है जनरेशन, है ना। तो ये कोर i3, कोर i5, कोर i7 ना तो जनरेशन है और ना तो कोर है, ये जस्ट टेक्नोलॉजी है। प्रोसेसर जो होता है, कंपनी जो होती है, जब कोई प्रोसेसर लॉन्च करता है तो उसका कोई नाम देता है टेक्नोलॉजी का, तो वही है बस ये, ठीक है। और इसके बाद जनरेशन जो होता है, हर एक कोर में जनरेशन है। जैसे कोर i3 में आप देखोगे जनरेशन 4th जनरेशन का प्रोसेसर मिलेगा, 6th जनरेशन का प्रोसेसर मिलेगा। i5 में आप देखोगे तो 4th जनरेशन का प्रोसेसर मिलेगा, 8th जनरेशन का प्रोसेसर मिलेगा, 10th जनरेशन का प्रोसेसर मिलेगा, राइट। तो ये जो होते हैं जनरेशन। अब ये जनरेशन क्यों आए बीच में, जो ये टेक्नोलॉजी होती है, यहाँ पे समझने की कोशिश करिए। जैसे i3 इंटेल ने लॉन्च किया, i3 और i5 के बीच में काफी गैप होता है, कई सालों का गैप होता है। तो उस बीच में प्रोसेसर की वाली कंपनियों का बिजनेस कैसे चलेगा, तो वो लोग क्या करते हैं, प्रोसेसिंग के अंदर, प्रोसेसर के अंदर कुछ नई चीजें ऐड कर देते हैं, कुछ नए फीचर्स ऐड कर देते हैं। कैसे, नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर की संख्या बढ़ा देंगे, है ना, आर्किटेक्चर उसका थोड़ा सा चेंज कर देंगे। बहुत ज्यादा मेजर चेंजेस नहीं होता है, बहुत माइनर चेंजेस होता है, और उसी का नाम हम क्या देते हैं, जनरेशन। कि जनरेशन चेंज हो गया, 5 जनरेशन आ गया, 6 जनरेशन आ गया, 7th जनरेशन आ गया। ये हर साल में 2 बार ऐसे मतलब चेंज होता रहता है जनरेशन। बट ये टेक्नोलॉजी जो होती है i3, i5, i7, i9, ये सब टेक्नोलॉजी इतना जल्दी चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो मतलब क्या है कि i5 में 2 कोर भी, 4 कोर भी हो सकता है, i5 में 8 कोर भी हो सकता है, ठीक है। i3 में 2 कोर भी हो सकता है, i3 में 4 कोर भी हो सकता है। तो ये कोर आपको देखना पड़ेगा कितने कोर का प्रोसेसर है। आप सिंपली क्या करते हैं, i3 और i5 देख लेते हैं। जैसे रैम हम देखते हैं, रैम में क्या देखते हैं हम लोग कि 4 GB का रैम है, 8 GB का रैम है। उसमें ये नहीं देखते हैं कि कितना इसका क्लॉक रेट है, उसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। तो ये चीजें जो होती है आप इसको इग्नोर मत किया करिए। चलिए, ये समझ में आया आपको। अब हम बात करते हैं कुछ और चीजों के बारे में। एक होता है, एक टेक्नोलॉजी होती है थ्रेडिंग, हाइपर थ्रेडिंग, और एक होती है क्लॉक रेट, है ना। ये क्लॉक जो स्पीड होती है इसकी, ये क्लॉक स्पीड भी देखना होता है कि जैसे मान लीजिए i3 प्रोसेसर है, इसकी कितनी क्लॉक स्पीड है, मतलब ये पल्स रेट क्या है, किस स्पीड से ये डेटा फैच करती है, एग्जीक्यूट करती है ना। उसकी स्पीड जो होती है उसी को क्लॉक स्पीड हम बोलते हैं। वो स्पीड होती है मेगाहर्ट्ज में, गीगाहर्ट्ज में। तो अभी आप प्रोसेसर में देखें 1.7 गीगाहर्ट्ज, 1.9 गीगाहर्ट्ज, 2.1 गीगाहर्ट्ज, ऐसे गीगाहर्ट्ज देखेंगे।
है ना, तो वो भी स्पीड मायने रखती है। और उसके बाद हम बात करते हैं हाइपर थ्रेडिंग। थ्रेडिंग क्या होता है? थ्रेडिंग जो होती है ये एक तरह से वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी है हमारे फिजिकल मशीन में। कैसे? ये देखिए, जैसे अगर हम कहते हैं कि ड्यूल कोर का प्रोसेसर है और हाइपर थ्रेडिंग इनेबल है, या i3 का प्रोसेसर है, इसमें हाइपर थ्रेडिंग इनेबल है। हाइपर थ्रेडिंग मतलब क्या है? अगर हम कहेंगे हमारा कोर i3 प्रोसेसर है, कोर i3 प्रोसेसर है सॉरी, जिसमें 4 सीपीयू है, 4 कोर है, जिसमें कितना कोर है? 4 कोर है। अब अगर इसमें कहेंगे i3 प्रोसेसर है, 4 कोर है इसमें, बट ये हाइपर थ्रेडिंग भी सपोर्ट करता है। अगर हाइपर थ्रेडिंग सपोर्ट करने का मतलब क्या हो गया? एक प्रोसेसर के अंदर अगर 4 कोर है, 1 कोर, 2 कोर, 3 कोर, 4 कोर, अब इनके डबल कोर की संभावना होती है। इसका एक एक कोर काम करना शुरू कर देगा, इसका एक डुप्लीकेट बन जाएगा, इन दोनों का भी एक एक डुप्लीकेट बन जाएगा। मतलब क्या हुआ? डबल हो जाएगा सीधे। अगर हाइपर थ्रेडिंग सपोर्ट कर रहा है प्रोसेसर आपका, तो ये जो 4 कोर रहेगा वो सीधा सीधा 8 कोर हो जाएगा, जो उसकी क्षमता हो जाएगी काम करने की, उसकी डबल हो जाएगी। बट वो हमेशा आपको दिखेगा नहीं, आप जाके उसका डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे तो वहां पे 8 कोर नहीं दिखेगा, वहां पे 4 कोर ही दिखेगा। बट जब काम लेंगे हम, उस समय वो 8 टास्किंग का काम आप करा सकते हैं, अगर हाइपर थ्रेडिंग काम कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है तो। ठीक है, जब तक काम नहीं लेंगे आप, तब तक वो साइलेंट रहेगा, इनएक्टिव रहेगा, वो काम नहीं करेगा, ऑटोमेटिक काम नहीं करेगा। जैसे काम हम एक्सप्लोर करेंगे, वो फंक्शन ज्यादा तेज से करने लगेगा, वो ऑटोमेटिक चेंज होना शुरू कर देगा। मैं आपको अभी दिखा रहा हूं, अभी इसकी प्रोसेसिंग कराकर मैं दिखाऊंगा आपको। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हाइपर थ्रेडिंग। और मैं इसको दिखाता हूं हाउ टू चेक। अगर आपको चेक करना है कि इसमें, है ना, इसमें कौन सा है, कितने कोर का प्रोसेसर है, हमारे कंप्यूटर में कितने कोर का प्रोसेसर है, तो कैसे चेक करेंगे? तो कई सारे तरीके हैं चेक करने के लिए। हाउ टू चेक नंबर ऑफ कोर इन प्रोसेसर, राइट? कैसे चेक करेंगे हम कोर इसका? तो उसके लिए हम कमांड के द्वारा बताते हैं आपको। अगर हमें चेक करना है कि हमारे कंप्यूटर का प्रोसेसर स्पीड क्या है और कितने कोर का प्रोसेसर है, तो इसको चेक करने का कई सारा तरीका। एक होता है रन में आप जाएंगे और एक कमांड टाइप करेंगे ms info 32, ये कमांड आप लिखेंगे। डियर बूटेबल पेन ड्राइव अगर आपने विंडो 10 का बनाया, पहली बात तो ये जानो, अभी बायोस में जाने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए आपको। अगर आपको इंस्टॉल करनी है, आप पहले ये चेक कर लीजिए कि आपका लैपटॉप है या डेस्कटॉप है। अगर लैपटॉप है तो आप ये चेक करिए कि आपके लैपटॉप में बूट मेनू किससे आता है, F10 F6 से आता है, F9 से आता है या F12 से आता है। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट रीस्टार्ट करना कंप्यूटर, पेन ड्राइव को इंसर्ट करिए और आपको बायोस में जाने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट आप बूट मेनू में जाओ, वहां पे यूएसबी आपका दिखेगा, बूट फ्रॉम यूएसबी से आप डायरेक्ट करके इंस्टॉलेशन शुरू कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट बूटिंग रहती है, आपको बायोस में जाके चेंज करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि बायोस में आप थोड़ा भी डिस्टर्बेंस करेंगे तो फिर मुश्किल होगा। आपको ये सब चेंज UEFI या लीगेसी ये सब चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, वो तभी चेंज करना रहेगा अगर आपको पुराना जनरेशन का प्रोसेसर है तो। ठीक है, तो MS Info 32 यहाँ पे देखिए, ये आ जाएगा आपका यहाँ पे इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन आ जाएगा। अभी मैं आपके मैसेजेस शायद नहीं पढ़ पाऊंगा, आई एम रियली सॉरी, क्योंकि मेरा लैपटॉप जो दूसरा जहाँ पे मैं मैसेज देख रहा था
वो डाउन हो गया, बैटरी में कनेक्ट नहीं किया था और वो बंद हो गया। चलिए यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे सब कुछ दिखाएगा आपका प्रोसेसर का A to Z सब कुछ दिखाएगा। यहाँ कोर इंटेल का और i5 प्रोसेसर है। जनरेशन आपको देखना होता है तो यहाँ से आपको दिखता है, देखो जनरेशन आप यहाँ से समझ सकते हैं। ये जहाँ से स्टार्ट रहता है आपका, जो ये पॉइंट स्टार्ट है ना, वही जनरेशन i5 और ये 4th जनरेशन है। यहाँ पे देखो 4 से शुरू है, 4 से शुरू है तो ये 4th जनरेशन। अगर 5 जनरेशन रहेगा तो 5 से शुरू रहेगा। तो यहीं से आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कौन सा जनरेशन आपका है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे देखो इसका स्पीड है 3.2 गीगाहर्ट्ज और इसके बाद यहाँ पे आप देखो ये 4 कोर है यहाँ, ठीक है। 4 कोर का सीपीयू है आपका। तो ये सारी इंफॉर्मेशन, एक तो ये हो गया। दूसरा आपको चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप रन में एक और कमांड दे सकते हैं DXDIAG, इससे भी जाकर आप चेक कर सकते हैं। यहाँ से भी आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगा माइक्रो प्रोसेसर का, ठीक है। यहाँ से भी देखिए प्रोसेसर, इसका इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। 4 सीपीयू, यहाँ देखिए 4 कोर का सीपीयू है। और एक होता है माई कंप्यूटर के प्रॉपर्टी में जाके भी आप चेक कर सकते हैं। माई कंप्यूटर की प्रॉपर्टी में आप जाएंगे और वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं कि कितनी कोर का प्रोसेसर है आपका। ये देखो यहाँ पे प्रोसेसर के बारे में, ठीक है। तो कई सारे तरीके होते हैं चेक करने के लिए। और इसकी प्रोसेसिंग अगर हमें देखनी है तो आप टास्क मैनेजर में जाना है। टास्क मैनेजर में जाओ और यहाँ से हम देख सकते हैं इसका परफॉर्मेंस है यहाँ पे, है ना। ये प्रोसेस है यहाँ पे और ये परफॉर्मेंस है, सीपीयू का परफॉर्मेंस है। देखिए आप यहाँ देखो, अभी ये साइलेंट चल रहा है। अभी आपको मैं इसका वो दिखाता हूँ, इस कैसे हलचल होता है। अभी अगर कोई टास्क हम करेंगे, कोई काम करेंगे, तो प्रोसेसिंग स्पीड ऑटोमेटिक इसकी तेज हो जाएगी। देखना मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कुछ काम करो, सिंपली मैं कीबोर्ड में कुछ एक्शन कर रहा हूँ। देखना अभी क्या होगा। ये देखिए सिंपली मैं कर रहा हूँ टास्क। अभी देखना ये जो पल्स रेट है इसका क्या हो जाएगा। ये देखिए, ये देखिए, अभी देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे देखिए। तो प्रोसेसर क्या होता है, ऑटोमेटिक जितना इसको काम करना रहता है उतना काम करता है जितना आपको जरूरत है, और नहीं तो वो क्या करेगा, साइलेंट करे, आराम करेगा वो बैठ के, ठीक है। तो हाइपर थ्रेडिंग भी यही है। हाइपर थ्रेडिंग में जब उसको यूटिलाइज आप करेंगे, जब उस लेवल का काम करेंगे तो वो काम करेगा, नहीं तो वो साइलेंट बैठा रहेगा। तो प्रोसेसर बहुत हाई फाई प्रोसेसर और बहुत ज़्यादा रैम तभी आपको लेना है जब आपको ज़रूरत हो उस लेवल का काम करने के लिए। एनी टेक डियर, अगर आपका नहीं हो पाता है आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। आपको गाइड कर देंगे, ठीक है। अगर आप जुड़े हैं अभी और इंस्टॉल नहीं कर पा रहे विंडो, तो हेल्प कर लेंगे आपका, परेशान मत होना। और मैंने क्या बोला, आपको बायोस में जाने की आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आप सभी लोगों को प्रोसेसर के बारे में। कंपनी मैंने बता दी आपको, ठीक है। फंक्शन बता दिया प्रोसेसर के। और जब प्रोसेसर आप लेते हैं तो आपको 2-3 चीजें ध्यान देना रहेगा कि कितने कोर का प्रोसेसर है, कितना इसकी स्पीड है, और क्या, कितना इसका क्लॉक स्पीड है। ये सभी चीजें आपको, हाँ ओके, थैंक यू सूर्यकांत, आप तो गाइड कर रहे हैं, गुड। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। ये हमारा सेशन रहा, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर का। पता नहीं क्यों आप लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो, क्या इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो तो आप बताना हमें। देखो कुछ टॉपिक तो थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है, आपको कोई डिस्टरबेंस हो रही हो साउंड की, वॉइस की, चाहे स्क्रीन की, तो उस चीज़ को आप बताएंगे तो हम उसको शार्ट आउट करने की कोशिश करेंगे।
लेकिन उसके लिए कोई इलाज नहीं है कि आपको इंटरेस्ट ना आ रहा हो, आप बोर हो रहे हैं, तो शायद उसके लिए कोई इलाज नहीं है मेरे पास। ठीक है, तो अगर आपको अच्छा लगा हो, मैं तो कोशिश करता हूँ कि आप बोर ना हो सेशन में। प्रोसेसर जो है ये टॉपिक थोड़ा सा बोरिंग तो है, कोई डाउट नहीं उसमें, फिर भी पढ़ना तो पड़ेगा ना। आपको इंटरव्यू अटेंड करना है, आपको नॉलेज लेना, तो पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है, और आप लोग अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर किया करिए। आप लोगों को इतना छूट देता हूं मैं कि व्हेन आई गो UEFI मोड, आपका आप चेक करो डियर कि आपका ये कौन सा जनरेशन है, मतलब लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, क्या है आपका। पूरा कमेंट में देख नहीं पाया हूँ। चलो, आप व्हाट्सएप में मेरा नंबर है, उस पर आप कर देना। ठीक है, उस पर आप मैसेज कर देना जो भी डाउट है आपको, या इंस्टाग्राम आप फॉलो कर लो, इंस्टाग्राम में आप वो कर सकते हो। ठीक है, तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। और फिर से मैं वही बोल रहा हूँ, इंटरेस्ट लेने की कोशिश करिए, बोरिंग हो तब भी। और अपने ये चैनल आपका है, इसको थोड़ा प्रमोट करो यार, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने सोशल प्लेटफॉर्म पे शेयर करो। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट।